मोहिब अमेरिका से वापस आ रहा था। ताया अब्बू के ऐलान के बाद पूरे खानदान की लड़कियों में हलचल मच गई थी। किसी ने पार्लर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए तो किसी ने अपनी अंग्रेजी ठीक करने के लिए डिक्शनरी खोल ली। आखिरकार वो खानदान का सबसे हैंडसम और डैशिंग हीरो था, जो शादी करने के लिए सीधे इंडिया आ रहा था। मगर इस सब के बीच सरोशा की शामत आ गई थी। वो तो गांव से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने का सपना लेकर मामू के घर आई थी, पर उसकी तीनों चालाक मामियों ने उसे पूरी तरह से रसोई की नौकरानी बना दिया था। मोहिब के शाह हाउस में आते ही घर में सचमुच रौनक आ गई थी। मजेदार खाना खाने के बाद वो हाथ धोने किचन में आया। तभी उसकी नजर जमीन पर बैठी उस मासूम और खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसने जामुन की प्लेट अपनी गोद में रखी हुई थी। जमीन पर बैठी वो लड़की सामने मोहिब को देखकर पलक झपकाना ही भूल गई। अरे सरोशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी जाओ और सानिया के लिए नाश्ता बनाओ, बच्ची अब उठने वाली है। अमना बेगम ने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा। पर मामी, मेरी क्लास है, सरोशा ने धीरे से कहा। अरे तो क्या हुआ, क्लास कहीं भागी थोड़ी जा रही है। अगर तुम्हें 10 मिनट की देरी हो जाएगी तो कोई शामत नहीं आ जाएगी। जाओ, पहले बच्ची का नाश्ता बनाओ। समरीन बेगम ने फौरन अपनी देवरानी का साथ दिया। जी बड़ी मामी, वो धीमी आवाज में बोली और अपने नाश्ते की प्लेट को वहीं छोड़ती हुई उठ गई। उसके दोनों बड़े मामू वहीं बैठे थे, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे उसे रोककर कह देते कि वो कम से कम अपना नाश्ता तो पूरा कर ले। सरोजा ने जल्दी से नाश्ता बनाकर टेबल पर रखा। उसने टाइम देखा तो क्लास शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। उसने एक निराश नजर अपने खाने की प्लेट पर डाली। फिर वो अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल आई। रिक्शा लेकर जब वो कॉलेज पहुंची तो उसे फिर भी 10 मिनट की देर हो चुकी थी। क्लास में घुसते ही सर ने उसे खूब डांटा, जिसे वो अपने आंसू पीती हुई चुपचाप सुनती रही और जाकर फारिया के पास बैठ गई। क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही सर गए, फारिया ने गुस्से में कहा, आज फिर तुम्हारी जालिम मामियों ने ही देर कराई होगी ना? सरोशा ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो ना बोलना चाहती थी पर ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि फारिया उसके बारे में सब कुछ जानती थी। तुम अपनी अम्मी से बात क्यों नहीं करती हो इन सब के बारे में? फारिया ने गंभीरता से उसे देखते हुए पूछा। छोड़ो फारिया, मम्मी ने बड़ी मुश्किल से पापा से परमिशन दिलवाई थी कि मैं शहर आकर पढ़ सकूं, और वो भी सिर्फ इस शर्त पर कि मैं मामू के घर रहूंगी। अगर मैं मना कर देती तो पापा मुझे कभी यहाँ नहीं भेजते। दूसरी बात, मैं उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती, सरोशा ने संजीदगी से कहा। फारिया ने नाराजगी में सिर हिलाया। तुम्हारे मम्मी पापा गांव से जो इतना सामान भेजते हैं वो सब भी तुम्हारी दोनों मामियां और उनके बच्चे हड़प जाते हैं, और सारे घर का काम भी सिर्फ तुमसे ही करवाते हैं। यह तो गलत है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी मम्मी से बात करो, उन्हें सब कुछ बताओ। फारिया ने उसे समझाने की कोशिश की। सरोशा चुप रही। तभी मैम क्लास में आ गई तो दोनों उनकी तरफ ध्यान देने लगी। सरोशा को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके गांव में सिर्फ इंटरमीडिएट तक ही कॉलेज था। आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी जाना जरूरी था, जो शहर में थी। उसके पापा शहबाज थोड़े सख्त मिजाज के आदमी थे। जब सरोशा ने आगे पढ़ने की परमिशन मांगी, पहले उसके पापा शहबाज साहब ने साफ मना कर दिया, पर जब उसकी मम्मी मुबशरा बेगम ने उन्हें मनाने की कोशिश की तो उनका कहना था कि अगर ये अपने मामू के घर जाकर रह सकती है तभी आगे पढ़ पाएगी, वरना मैं इसे किसी हॉस्टल में नहीं भेजूंगा। इस शर्त पर मुबशरा बेगम ने सरोशा से बात की तो सरोशा ने तुरंत हाँ कह दी। शहबाज साहब खुद उसे यूनिवर्सिटी में छोड़ने आए थे। वो हर महीने उसे अच्छा खासा पैसा और जरूरी सामान देकर जाते थे, जिससे उसकी मामियां संभालने के बहाने ले लेती थीं, और फिर सरोशा को दोबारा कोई पैसा नहीं मिलता था। मुबशरा बेगम इन हालातों से बेखबर थीं। जब वो फोन पर सरोशा से बात करती थीं तो सरोशा उन्हें तसल्ली दे देती थी, लेकिन यहाँ थी सरोशा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। पहले दिन उसने जो खाना बनाया तो सभी ने उसकी बहुत तारीफ की, जिससे वो भी खुश हो गई। मगर बस के इसके बाद उसकी बड़ी मामी ने खाना बनाने की जिम्मेदारी उसी पर डाल दी। अरे भाई सरोशा, अब तुम 3 साल के लिए यहाँ रहने आई हो, तुम इस घर की मेंबर हो, तो कुछ जिम्मेदारी तुम पर भी तो आती ही। इसलिए आज से तुम सबके लिए तीनों वक्त का खाना बनाया करोगी। बड़ी मामी के ये शब्द सुनकर सरोशा हाँ में सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाई। घर में 3 मामियां थीं। पहले मामी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा मोहित, जिसका सरोशा ने सिर्फ नाम सुन रखा था, वो बाहर रहता था और अपना बिजनेस करता था। उसके बाद हैदर और फिर जारा। छोटी मामी की 2 बेटियां थी, सानिया और तानिया, और उससे छोटी मामी का एक ही बेटा था, मुआज, जो मोहित की उम्र का था, और एक बेटी थी रिदा। इन सब लड़कियों को तो जैसे अपने काम करने के लिए एक नौकरानी मिल गई थी।
जिसको भी जो काम होता था वो सरोशा के पास ही आती थी। वो इन सबसे छोटी और मासूम थी और कुछ वो उन्हें कभी मना नहीं कर पाई थी। इसीलिए सभी उस पर हुक्म चलाती थीं और वो खुद किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थीं। वहीं उसकी तीनों मामियों को भी हर छोटे बड़े काम में सरोशा की मदद लेना अचानक याद आ जाता था। यूनिवर्सिटी से वापस आते ही सरोशा कपड़े बदलकर किचन में आ गई दोपहर का खाना बनाने के लिए। लगातार आग के सामने खड़े रहने से उसका चेहरा लाल पड़ रहा था, लेकिन उसे अपनी परवाह कहाँ थी। खाना बनाकर उसने टेबल पर लगाया और सबको बुलाया। तीनों मामू भी घर आ चुके थे। वे तीनों वक्त का खाना सब मिलकर ही खाते थे। कल मोहिम अमेरिका से वापस आ रहा है, बड़े मामू ने खाना खत्म करते हुए कहा। तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे ज्यादा खुश तो चारों लड़कियां थी। क्या मेरा बच्चा आ रहा है, बस इस बात ने वहां बैठे तमाम लोगों के चेहरे पर चमक भर दी थी। जबकि सरोशा सुकून से बैठी अपना खाना खा रही थी। खाना खाते ही सब अपनी अपनी तैयारी में दौड़ लगा चुके थे। मोहिब कल सुबह आ रहा था और उनके पास वक्त बहुत कम था। तीनों मामू और दोनों कजिन तो काम पर जा चुके थे, जबकि सब औरतों को अपनी अपनी ही पड़ी थी। पूरे खानदान में खबर फैल चुकी थी। सारी लड़कियों में हलचल मची हुई थी। किसी ने पार्लर के चक्कर लगाने शुरू किए तो किसी ने अंग्रेजी डिक्शनरी खोल ली थी। आखिरकार वो खानदान का सबसे खूबसूरत और डैशिंग हीरो जो शादी करने इंडिया आ रहा था। शहर में रहने वाली सरोशा की छोटी खाला भी शाम तक अपनी दोनों बेटियों राजिया और मारिया के साथ आ गई थी। मोहित की खाला भी अपने बच्चों के साथ पहुंची थी। सारी लड़कियां तो पार्लर के लिए निकल गईं और इस तरह सरोशा पर तो मुसीबत ही आ गई थी। तीनों मामियां और यहाँ तक कि उसकी अपनी सगी खाला भी उससे ही सारा काम करवा रही थी। असल बात यह थी कि वे सब उसकी कुदरती खूबसूरती से जली कटी थीं। उन्हें डर था कि कहीं मोही पहली नजर में उसका दीवाना न हो जाए। इसीलिए वे उसे जितना हो सके काम में उलझाए रखना चाहती थी। वो उस वक्त भी उसे मोही का कमरा साफ करने पर लगाया गया था। बड़ी मामी तो खुद उसके सिर पर खड़ी होकर एक एक चीज को अच्छे से साफ करने को कह रही थी और वो चुपचाप करती जा रही थी। परसों उसका एक जरूरी टेस्ट था, लेकिन तैयारी करने के बजाय उसे यहाँ इन सब कामों में लगा दिया गया था। बड़ी मामी ने तो उसे यहाँ तक कह दिया कि वो कल कॉलेज से छुट्टी लेगी और सुबह उठते ही मोहित के लिए तरह तरह के पकवान बनाने की तैयारी शुरू कर देगी। मोहित की फ्लाइट आ चुकी थी और वो सुबह 7 बजे तक पहुंचने वाला था। इसीलिए उसका छुट्टी लेना और घर के कामों में हाथ बटाना जरूरी करार दिया गया था। अगले दिन मोहित के आते ही शाह हाउस में सचमुच रौनक छा गई थी। उसने सबसे पहले बड़ों से मुलाकात की। सारी लड़कियां एक तरफ सलीके से लाइन बनाकर खड़ी थीं। जब वो सबसे मिल चुका तो ज़ारा दौड़कर उसके सीने से लग गई। जाहिर है वो उसका भाई था और ज़ारा इतराते हुए बाकी सबको जलाने के लिए उसके गले लगी थी। उसकी इस हरकत पर बाकी सब लड़कियां मन ही मन जल भुन गईं। बाकी सबसे सलाम दुआ के बाद बड़ी मामी मोहित को तुरंत खाने के टेबल पर ले आईं। टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान सजे थे। मोहित ने खाते ही सबसे पहले खाने की जमकर तारीफ की। वाह मॉम, खाना बहुत टेस्टी बना है, मुझे सच में बहुत पसंद आया। आमना चाची ने फौरन कहा, यह सब इन बच्चों की मेहनत है, खासकर सानिया की। मोहित ने वहां खड़ी सब लड़कियों पर एक नजर डाली। सानिया तो शर्म से सिर झुका गई। मोहित के मुंह से अनायास ही निकला, सच में? इन सब की सजावट देखकर उसे नहीं लगा था कि खाना बनाना इनके बस की बात होगी। हाँ बेटा, इन्होंने ही बनाया है। समरीन बेगम ने सपोर्ट किया तो मोहित ने सिर झटकते हुए खाना खाना शुरू कर दिया। किचन के दरवाजे पर खड़ी सरोशा का दिल इस बात से टूट गया था। उसकी सुबह से शुरू हुई एक पैर पर खड़ी होकर की गई मेहनत को किसी और का नाम दे दिया गया था। जब वो बना रही थी तब तो किसी ने किचन में झांक कर तक नहीं देखा था। बड़ी मामी ने उसे बाहर आने से मना किया था। इसीलिए वो अपने लिए प्लेट में खाना निकालकर वहीं किचन में जमीन पर बैठकर अपनी भूख मिटाने लगी। मजेदार खाने का लुत्फ लेने के बाद मोहिब हाथ धोने के लिए किचन में आया। वो बेख्याली में आगे बढ़ रहा था जब उसकी नजर जमीन पर बैठी चावलों की प्लेट लिए उस मासूम और खूबसूरत लड़की पर पड़ी। मोहिब वहीं रुक गया और हैरानी से उसे देखने लगा। सरोशा जो अपने हाथ से निवाला बनाकर मुंह तक ले जा रही थी, उसने जमीन पर पालथी मारकर बैठे बैठे ही अपनी नजर ऊपर उठाई। सामने खड़े मोहित को देखकर वो पलकें झपकाना ही भूल गई। उसका निवाला बीच में ही रह गया था। वे दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाकर देख रहे थे। तभी बड़ी मामी की आवाज उसके कानों में पड़ी, मोहित बेटा, तुम वहां क्या कर रहे हो, इधर आओ। समरीन बेगम ने उसे अपनी तरफ बुलाया। वो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, इसीलिए वहां जमीन पर बैठी सरोशा को देख नहीं पाई थी। सरोशा ने मन ही मन शुक्र अदा किया कि बड़ी मामी ने उसे नहीं देखा। वो जल्दी जल्दी अपना बचा हुआ खाना खत्म करने लगी। जी मॉम, कहकर मोहित वॉश बेसिन पर हाथ धोता हुआ लिविंग रूम में आ गया। सब लोग वहां बैठकर बातें कर रहे थे। तभी चाय का दौर शुरू हुआ। सरोशा सबके लिए चाय लेकर आई। मॉम,
यह कौन है? आपने इनसे तो मिलवाया ही नहीं। मोहिब ने उसके हाथ से चाय का कप पकड़ते हुए गंभीर लहजे में पूछा। बेटा, यह तुम्हारी बड़ी फूफो की छोटी बेटी है, यही हमारे पास रहकर पढ़ रही है। समरीन बेगम ने जवाब दिया और फौरन मोहिब को उसकी खाला के साथ बातों में लगा दिया। दूसरी तरफ वहां मौजूद सभी लड़कियां अपनी अपनी अदाएं दिखाकर मोहिब को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन मोहिब की नजर बार बार सरोशा पर ही जाकर टिक रही थी। कुछ देर बाद मोहिब आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया और घर के सारे मर्द अपने अपने काम के लिए निकल गए। लड़कियां एक साथ बैठकर मोहिब को इम्प्रेस करने के नए नए तरीके सोचने लगी। तभी बड़ी मामी ने सरोशा को गुस्से भरी नजरों से घूरा। उन्होंने शाह हाउस के पीछे हिस्से में एक वॉशिंग मशीन लगाकर खड़ी नौकरानी के साथ उसे एक हफ्ते के सारे कपड़े धोने का काम सौंप दिया। देखो भाई, अब तुमने छुट्टी ली है तो थोड़ा हमारे काम भी आ जाओ। समरीन बेगम ने झुंझलाहट से यह कहा और वहां से चली गई। सरोशा आंसू पीती हुई अपने काम में लग गई। कड़ाके की सर्दी का मौसम था। वो सुबह 1 बजे से कपड़े धो रही थी और अब शाम के 5 बज चुके थे। उसके आधे से ज्यादा कपड़े गीले हो चुके थे। शाम का अंधेरा हर तरफ फैल रहा था और मौसम में तेज ठंडक बढ़ रही थी। छोटी मामी तो नौकरानी को भी साथ ले गई थी। उस सूने बैकयार्ड में वो अकेली कपड़े निचोड़कर तारों पर डाल रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। इससे पहले कि वो चीखती, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे दीवार से सटा लिया। ये सब काम तुम क्यों कर रही हो? उसके मुंह पर हाथ रखते हुए मोहिब ने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा। सरोशा का दिल तेजी से धड़क रहा था। किसी ने मर्द की अपने इतने नजदीक मौजूदगी ने, वो भी पहली बार, उसे बुरी तरह कांपने पर मजबूर कर दिया था। जवाब दो सरोशा, उसने उसके कान को छूते हुए बात की, जिससे वो और ज्यादा डरकर कांपने लगी। वो जहां से आया था वहां सब नॉर्मल था, लेकिन सरोशा की तो जान ही निकल रही थी। मुंह पर उसका हाथ होने की वजह से वो दबी दबी आवाज में चिल्लाई, ओह सॉरी। मोहिब ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह से हटाया और तेजी से बोला। वो सरोशा को देखने लगा, जो रुकी हुई सांस को ठीक करने के लिए अपने गले पर हाथ रखकर तेज तेज सांस ले रही थी। मोहिब ने दिलचस्पी से यह नजारा देखा। ठंडी हवा चल रही थी। जबरदस्त ठंड से सरोशा और ज्यादा कांपने लगी। सरोशा, चलो यहाँ से। यहाँ कितने ठंडे और तुम ऐसे ही यहाँ खड़ी हो? मोहिब ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगा। नहीं, मुझे कपड़े धोने हैं। सरोशा ने उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कांपती आवाज में कहा। उसकी नजर टब की तरफ पड़ी, जहाँ पे कपड़ों का ढेर पड़ा था। अरे छोड़ो, यह तो नौकरानी भी कर सकती, चलो। मोहिब उसे खींचता हुआ लिविंग रूम में ले आया। सरोशा वहाँ शर्मिंदा सी खड़ी थी, जबकि घर की औरतें और मर्द सभी वहाँ मौजूद थे। मोहिब बेटा, आप इसको क्यों ले आए? यह काम कर रही थी। छोटी चाची ने मोहिब को देखते हुए नरमी भरे लहजे में कहा। चाची, वो काम तो नौकरानी के हैं, सरोशा क्यों कर रही थी? मोहिब ने सबकी तरफ देखते हुए गंभीरता से पूछा। वो बेटा, सरोशा तो अपनी मर्जी से करती है सब काम। आमना चाची ने तुरंत बात संभाली। मोहिब, आप चलो, मैं आपको अपनी परफ्यूम्स की कलेक्शन दिखाती हूँ। सानिया उसके पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ती हुई बोली, या श्योर, व्हाई नॉट। मोहिब मुस्कुराते हुए खुशी से बोला। सानिया सबको आंखें दिखाकर मोहिब को अपने साथ ले गई थी। बड़ी मामी ने राहत की सांस ली थी। उन्होंने सरोशा को कड़ी नजरों से घूरा। सरोशा तेजी से वहां से निकली और अपने कमरे में गायब हो गई। मामी ने सोचा कि शायद मामी ने सोचा कि वो बाद में इससे निपटेंगी और फिर खाना बनाने का काम पूरा करने के लिए नौकरानी को आवाजें देने लगी। यह कैसा है? सानिया उसके बिल्कुल पास में बैठती हुई बोली। मोहिब ने उसके हाथ से परफ्यूम लिया और उसे सूंघा। नाइस कहकर उसने परफ्यूम थोड़ा सा एक तरफ छिड़का। आउच। वो खड़ी हुई और जानबूझकर मोहिब के ऊपर गिरती हुई बोली। इससे पहले कि मोहिब उसे पीछे हटाता, उसने अपना पूरा वजन मोहिब पर डाल दिया और उसे पीछे बेड पर गिरा दिया। वो मोहिब के सीने पर गिरी हुई थी और ठहरी हुई नजरों से उसकी आंखों में देख रही थी। मोहिब को मजबूरन उसे थामने के लिए उसके चारों तरफ अपने हाथ रखने पड़े। तुम ठीक हो? मोहिब करवट बदलते हुए उसे बेड पर डालते हुए बोला। जी मैं ठीक हूँ। उसका कॉलर पकड़े हुए वो हकलाती हुई बोली। मोहिब ने उठना चाहा था, पर सानिया ने उस पर से अपनी पकड़ खत्म नहीं की। उल्टा वो उसे और ज्यादा करीब खींच गई कि मोहिब की सांसें उसके चेहरे को झुलसाने लगी थी। मोहिब हैरानी से उसका चेहरा देखने लगा, जो खुद को ऊपर उठाकर कोई बड़ी हरकत करने की कोशिश में थी। इतने में ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहिब ने उसके हाथ एक ही झटके में छुड़वाए और उसके ऊपर से उठा। सानिया ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां सरोशा के अलावा सभी लड़कियां उसके कमरे में दाखिल हो रही थीं।
वे सब बारी बारी मोहिब से अच्छे से अपना परिचय करवाने लगी थी। मोहिब ने वहां उस लड़की को ढूंढना चाहा जो उसको नहीं मिली। वैसे सरोशा आप लोगों के साथ नहीं आई? मोहिब ने उन सबकी तरफ देखते हुए सवाल किया। वो मोहिब भाई, सरोशा नीचे खाना लगाने में सबकी मदद कर रही है, जारा ने लापरवाही से बताया। ओह नाइस, सरोशा को खाना बनाना आता है? आप सब भी तो खाना बना लेती हो, तो सबको मदद करनी चाहिए ना? मोहिब ने कहा। जी हम बस जा ही रहे थे, सानिया ने शर्माते हुए कहा, और मोहिब वहां से बाहर निकल गया। वाह वाह, लगता है मोहिब भाई के साथ सेटिंग हो गई है तुम्हारी, राजिया ने जले कटे अंदाज में कहा तो सानिया इतराई। हाँ बिल्कुल, खैर पीछे हटो, मुझे मोहिब के लिए खाना लगाना है। सानिया यह कहती हुई वहां से निकल गई तो बाकी सब भी उसके पीछे हो ली। वे सभी मोहिब को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। मोहिब को डाइनिंग टेबल पर भी सरोशा कहीं नजर नहीं आई थी, न ही वो सुबह कहीं दिखाई दी थी। बड़ी मामी ने सरोशा को सख्ती से उसके सामने आने से मना किया था। सरोशा सारा दिन कॉलेज में गुजारती और शाम को घर वापस आने लगी थी। मोहिब को भी उसके पापा अपने साथ बाहर ले जाते थे, लेकिन मोहिब के 1 घंटे बाद ही वापस आ जाता था। उसका अमेरिका में अपना बिजनेस था, जिसकी एक ब्रांच उसे यहाँ खोलनी थी। इसी काम से वो इस बार वापस आया था। सानिया हर पल मोहिब का ध्यान पाने के लिए उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। आज भी वो मोहिब के साथ जाकर शॉपिंग करके आई थी। अब आकर वो सरोशा को अपनी अपनी सारी नई चीजें दिखा रही थी, और सरोशा हर चीज की दिल से तारीफ कर रही थी। सानिया चली गई तो सरोशा बैठकर अपना कल होने वाले टेस्ट की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कमरे का दरवाजा खुला है और कोई अंदर आया हो। सरोशा ने किताबों से सर उठाकर देखा तो सामने ही मोहिब अपने पैरों को क्रॉस किए दीवार से टिके उसी को देख रहा था। सरोशा हड़बड़ाती हुई कुर्सी से उठी। आप, वो हैरानी से बोली। इस हड़बड़ी में वो यह भी भूल गई थी कि वो मोहिब के सामने बिना दुपट्टे के खड़ी है। मैं, मोहिब ने आंख झपकाते हुए कहा। आपको कुछ चाहिए? उसने गंभीरता से पूछते हुए नजरें झुका ली और अपना दुपट्टा ठीक करना चाहा। तभी उसे याद आया कि दुपट्टा तो बेड पर है। वो बिना मोहिब की तरफ देखे तेजी से बेड की तरफ भागी। वहां से अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर अच्छी तरह ओढ़ लिया। मोहिब ने दिलचस्पी से उसका यह बर्ताव देखा था। उसकी जिंदगी में जितनी भी लड़कियां आई थी उन्होंने उसे लुभाने की ही कोशिश की थी। यह पहली थी जो अपने आप को ढक रही थी। वो चलता हुआ उसके करीब आकर रुका। तुम बहुत प्यारी हो, उसके गाल पर होंठ रखकर वो कहकर पीछे हटा। सरोशा की ठोड़ी उसके सीने से लग गई थी। शर्म से उसका सिर उठाना मुश्किल था। तुम्हें पढ़ने का शौक है? मोहिब ने थोड़ी देर पहले उसे लगातार किताबों पर झुके हुए याद करते हुए पूछा। जी, सरोशा दबी हुई आवाज में बोली। तो तुम्हें मेरे साथ अमेरिका चलना चाहिए, मैं वहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। मोहिब ने गंभीरता से कहा। नहीं। सरोशा बेचैन होकर उसे पीछे हटकर खड़ी हो गई। अभी तो वो उससे दूर रहती थी, तभी मामी की सख्त नजरों के घेरे में थी। अगर वो इसके साथ चली जाती तो क्या होता? अरे ऐसे कैसे नहीं? मोहिब ने घूर कर उसे देखा। नहीं, मेरे पापा परमिशन नहीं देंगे। सरोशा ने झट से बहाना बनाया। क्या पढ़ रही थी? मोहिब ने बात बदल दी। वो मेरा कल टेस्ट है, वही याद कर रही थी। सरोशा ने संजीदगी से जवाब दिया। वो उसको यहाँ बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी और जाने कभी नहीं कह पा रही थी। छुट्टी कितने बजे होगी? मोहिब ने पूछा तो वह हैरानी से मुंह खोले उसे देखती रह गई। मोहिब ने उसकी आंखों के सामने चुटकियां बजाईं। 1 बजे, उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। मोहित ने हाँ में सर हिला दिया और उसके कमरे से निकल आया। उसके जाने के बाद सरोशा वापस स्टडी टेबल पर बैठ गई। मोहिब का स्पर्श उसे अभी तक अपने गाल पर महसूस हो रहा था, जिसको अपने गाल पर हाथ रखकर महसूस करते वो शर्माने लगी थी। अगली सुबह वो नाश्ता करके जल्दी ही कॉलेज के लिए निकल गई थी, पर बहुत अच्छा गया था। वो वक्त पर बाहर आई थी। फारिया और वो दोनों आपस में बातें करते करते बाहर आई थी। तभी सामने एक बड़ी सी कार के सहारे टिके खड़े एक हैंडसम से लड़के को देखते ही फारिया का दिल उछलकर गले में आ गया था। अरे सरोशा, वो देख कितना हैंडसम लड़का है। फारिया ने उछलते हुए सरोशा का ध्यान उस तरफ खींचा था, और जब सरोशा ने उधर देखा तो उसकी नजरें उस जगह से हटने को तैयार नहीं थीं। सामने मोहिब ने सफेद शर्ट पर नीली जैकेट पहनी थी, साथ में नीली जीन्स और पैरों में सफेद शूज थे और आंखों पर स्टाइलिश ब्लैक ग्लासेस लगाए। वो आसपास के माहौल से बेपरवाह होकर कार से टिके खड़ा अपना मोबाइल देख रहा था। कुछ पलों के लिए तो सरोशा भी हैरान होकर उसे देखती रह गई। मोहिब भाई, फारिया के बुलाने पर सरोशा हड़बड़ाकर होश में आई और बोली, क्या तुम सच में जानती हो इसको?
फारिया ने हैरान होते हुए पूछा। मेरी कजिन है, सरोशा ने मासूमियत से जवाब दिया। अरे पागल लड़की, फिर यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ, वो तुम्हें ही लेने आए होंगे। फारिया ने उसे आगे धक्का दिया। तब तक मोहित भी उनकी तरफ देख चुका था और उसने सरोशा को अपनी तरफ आने का इशारा किया। जाओ भी अब। फारिया ने उसे वहीं खड़े देखकर प्यार से चुटकी काटते हुए कहा। तो सरोशा तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। मोहित ने उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला तो सरोशा झिझकते हुए अंदर बैठ गई। मोहित घूमकर दूसरी तरफ से आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मोहित ने कार स्टार्ट की और तेजी से रोड पर डाल दिया। सरोशा कुछ देर तो खामोश रही, फिर आखिरकार उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोली, आप क्यों आए? तुम्हें लेने आया था, मोहित ने जवाब दिया और अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगा लिया। दोनों के बीच कुछ देर के लिए गहरी खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद जब सरोशा को लगा कि वो लोग शाह हाउस की तरफ नहीं जा रहे हैं, उसने हैरानी से रास्ता देखा और जब मोहित ने मोड़ काटा तो सरोशा का शक यकीन में बदल गया। यह रास्ता घर की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाता। वो पूछे बिना नहीं रह पाई। मोहित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचा। वो झटके से उसके कंधे से जा लगी। मैं फूफो से मिलने जा रहा था, मैंने सोचा तुम्हें भी लेकर चलूं ताकि तुम भी अपने मम्मी पापा से मिल लो। मोहित ने एक नजर अपने कंधे से लगी शर्म से लाल पड़ रही सरोशा पर डाली और मुस्कुराकर बोला। सरोशा हैरानी से उसे देखती रह गई। क्या तुमने मिलना चाहती? मोहित ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मिलना है? वो नम लहजे में बोलती हुई सीधी होकर बैठ गई। दैट्स गुड। मोहित ने उसका हाथ छोड़ दिया था। वो दोनों 2 घंटे के सफर के बाद सरोशा के गांव पहुंचे। सरोशा अपनी प्यारी नजरों से गांव को देख रही थी। वो 2 साल बाद यहाँ वापस आई थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, मुबशरा बेगम को उनके आने की पहले ही खबर थी। उन्होंने उन दोनों को कितनी ही देर प्यार से अपने सीने से लगाए रखा। दोनों माँ बेटी खूब रोई भी थीं। मोहित ने दोनों को चुप करवाया और थोड़ी देर में सरोशा के पापा भी बाहर से आ गए। वो भी दोनों प्यार से मिले। मुबशरा बेगम ने बहुत लजीज खाना तैयार किया था, जिसको खाने के बाद वो लोग अब आराम से चाय का मजा ले रहे थे। फूफा जी, सरोशा पढ़ाई में बहुत तेज है, आप इसको परमिशन दे दें, मैं अमेरिका में इसका एडमिशन करवा देता हूँ। क्या लड़की बहुत आगे तक जाएगी? मोहित ने मौका देखते ही बात छेड़ी। सरोशा होंठ काटती हुई अपनी मम्मी के पीछे छिप गई। नहीं, यह कहीं नहीं जाएगी। उन्होंने साफ इनकार करते हुए सिर हिलाया था। लेकिन क्यों नहीं जा सकती? मोहित बेजिद पर अड़ गया था। मैं अपनी बेटी को विदेश अकेले नहीं भेज सकता। फूफा जी ने सख्त और साफ लहजे में जवाब दिया था। मैं तो रहूंगा ना इसके साथ। मोहित ने भी गंभीरता से अपनी बात रखी। तुम होगे, पर तुम्हारे साथ उसकी शादी तो नहीं हुई ना? मैं अपनी बेटी को नहीं भेज सकता। फूफा जी ने अपनी परेशानी उसके सामने रखी। मैं सरोशा से शादी करने को तैयार हूँ, इसके बाद तो आप परमिशन देंगे ना? मोहित ने एक ही झटके में वहां बैठे तीनों लोगों के सिरों पर जैसे बम गिरा दिया था। यह क्या कह रहे हो तुम? अगर शादी करनी ही है तो पहले अपने माँ बाप को भेजो। यूं ही मुंह उठाकर कह दोगे तो क्या मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा? फूफा जी तो गुस्से से बेकाबू हो गए थे। फूफा जी, मैं परसों वापस जा रहा हूँ। मैं बस सरोशा की पढ़ाई पूरी करवाना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। सिक्योरिटी के लिए मैं शादी करने को तैयार हूँ। बाकी जो शादी की रस्में वगैरह होंगी वो सब जब सरोशा की पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद की जाएंगी। मैं अभी पापा से आपकी बात करवा देता हूँ और मैं नहीं चाहता कि यह बात हम चारों और पापा के अलावा किसी को भी मालूम हो। मोहित ने संजीदगी से कहते हुए उन्हें अपनी बात समझाई थी। फूफा जी मोहित की बात को गंभीरता से सोचने लगे। तभी मोहित मोबाइल उनके पास लेकर आया, जिस पर उसके पापा का कॉल था। थोड़ी ही देर में न जाने उन दोनों में क्या बात हुई कि फूफा जी ने अपनी सहमति जाहिर कर दी थी। सरोशा तो हैरान थी, जबकि मुबशरा बेगम सरोशा के लिए बहुत खुश थी। वो उसे अंदर ले गईं और उस पर अपना लाल रंग का दुपट्टा उड़ा दिया था। थोड़ी ही देर में मौलवी साहब भी आ चुके थे और वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। रात में वो लोग वहीं रुके थे। बड़ी मामी को जब पता चला कि मोहित सरोशा को लेकर गांव गया है तो वो जले पैर की बिल्ली की तरह इधर उधर घूम रही थी। यही हाल सानिया और आमना बेगम का भी था। वो लोग सुबह से ही उनके आने का इंतजार कर रही थी। अभी तो वो शादी के बारे में नहीं जानती थी, अगर जान जाती तो न जाने क्या कहर बरसा होता। अगले दिन वो दोनों घर में दाखिल हुए। सबको मोहित के साथ देकर सरोशा तेजी से अपने कमरे में भाग गई थी। अपने गालों की लाली छुपाने के लिए उसने तकिए में चेहरा छुपा लिया था। उसे वापसी के सफर के नजारे याद आए थे, जब मोहित ने रास्ते में चलती गाड़ी में उसे अपनी गोद में खींच लिया था।
वो सारे रास्ते इसको अपने स्पर्श से भिगोता आया था। अब तो उसके पास लाइसेंस था, वो कुछ भी कर सकता था। सरोशा उसे रोक भी नहीं पाई थी। मोहित की गहरी शरारतों से वो उसी में छिपती उससे पनाह लेने की कोशिश करती रही थी। शहर में दाखिल होते ही मोहित ने उसकी जान छोड़ी थी। शहर से थोड़ा पीछे कार रोककर वो इसको इसकी सीट पर धकेलता, सीट को पीछे किए खुद उसके ऊपर आकर उसकी सांसें रोक गया था। कितनी ही देर वो खुद को खुश कर रहा था। आखिरकार उस पर तरस खाकर पीछे हटा था। वही सब सोचते हुए वो बेड पर औंधे मुंह पड़ी हुई थी। जब दरवाजा बजा, नौकरानी ने आकर बताया कि उसे नीचे मामू बुला रहे हैं। वो जब नीचे गई तो मामू ने उसे प्यार से अपने पास बिठा लिया। मोहिब ने शायद उसके साथ जाने का सबको बता दिया था, इसीलिए ही तीनों मामियां और सब लड़कियां उसे घूर रही थीं। बड़ी मामी ने कहा था कि वो जारा और सानिया को भी भेजना चाहती हैं ताकि वो अमेरिका घूम लें, लेकिन उनके वीजा में टाइम लग गया था। वो दोनों कल नहीं जा सकती थीं। वो उन दोनों की 2 दिन बाद की फ्लाइट थी। यह दिन भी गुजर गया। बड़े मामू, बड़ी मामी, जारा और सानिया उन दोनों को छोड़ने आए थे। मोहिब इन सबके सामने तो काबू में रहा था, लेकिन उनके जाते वो सरोशा को पकड़कर अपने बिल्कुल साथ चिपकाता हुआ फ्लाइट तक लेकर गया था। दोनों की सीट्स भी एक साथ ही थीं। सरोशा अपनी जिंदगी में पहली बार किसी फ्लाइट में बैठी थी और उसका दिल डर और रोमांच के मारे बाहर आने को था। जब मोहिब ने अपनी बेबाक और शरारती बातों से उसे अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लिया, यहाँ भी वो उसे छेड़ने से बाज नहीं आया था और सरोशा उसकी खुली बातों पर शर्म से लाल होती हुई आखिरकार सो गई थी। आखिरकार एक थका देने वाली लंबी उड़ान के बाद वे दोनों अमेरिका की जमीन पर पहुंचे। सरोशा तो नींद में थी, लेकिन मोहिब ने उसे लैंडिंग से पहले ही उठा दिया था। हालांकि अभी वो गहरी नींद में थी। कार में बैठते ही मोहिब ने ड्राइवर की मौजूदगी की जरा भी परवाह न करते हुए उसका सिर उठाया और धीरे से अपनी गोद में रख दिया ताकि वो आराम से सो सके, क्योंकि वहां से उनके घर तक पहुंचने का सफर लगभग 1 घंटे का था। सरोशा ने ड्राइवर की मौजूदगी की वजह से झिझक कर उसे घूरा, पर वो बिना कोई असर लिए धीरे से गाना गुनगुनाने लगा। जब सरोशा उठने लगी तो उसने उस पर और ज्यादा दबाव डाल दिया। सरोशा को मजबूरन वैसे ही सोना पड़ा था। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को नरम बिस्तर पर पाया। उसने उठकर बैठते हुए चारों तरफ देखा और उसके दाएं तरफ मोहित बिना शर्ट के आराम से सो रहा था। वो अनायास ही चीखती हुई पीछे की तरफ हटी और उसकी चीख सुनकर मोहित भी हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो सरोशा? उसने परेशानी से उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा तो वो शर्म से नजरें झुकाती हुई हाँ में से हिला गई। मोहिब ने उसे खींचते हुए अपने नजदीक कर लिया। मोहिब, भूख लगी है। सरोशा उसकी नजदीकी पर कांपते हुए बोली। मुझे भी, वो धीरे बोला और अपने होठों से उसके लबों को घेर लिया। इसी तरह झुकता हुआ उसने उसे बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। सरोशा अपनी सांस रुकने पर उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी थी। मोहिब मजे में मुस्कुराता हुआ उसकी इस मासूम शरारत को सहता, अपनी मनमर्जी करता हुआ कुछ देर बाद पीछे हटा। सरोशा की आंखों से आंसू बहने लगे। ओए मेरी गुड़िया सरोशा, रो मत। मोहिब ने उसके आंसू अपने होठों से चूमते हुए धीरे से कहा। वो रोना भूलकर उसे एकटक देखने लगी। उसके देखने पर मोहिब जोर से हंस पड़ा। वो शर्मिंदा होते हुए अपनी नजरें यहाँ वहां फेरकर आसपास देखने लगी। जस्ट 5 मिनट्स, फिर हम नीचे चलते हैं। मोहिब ने उसके माथे पर होंठ रखे और पीछे हटकर वॉशरूम में बंद हो गया। सरोशा उसका इंतजार करने लगी। उसके बाहर आते ही वो खुद भी फ्रेश हुई और फिर दोनों नीचे चले गए। मोहिब ने उसके लिए सैंडविच बनाए थे, जिनको उसने खा तो लिया पर उसका मुंह बन गया। उसने उठकर किचन का जायजा लिया और मोहिब से जरूरी सामान लाने को कहा ताकि वो लोग रात को अपनी पसंद का खाना खा सकें। मोहिब उसको वहीं छोड़कर सामान लेने चला गया। वापसी पर उसके हाथों में ढेर सारे शॉपर्स थे, जिनमें खाने का सारा सामान था। रात का खाना खाते ही मोहिब उसको गोद में उठाए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मोहिब नहीं, सरोशा ने रोकते हुए कहा। सरोशा, मैं अपना वादा नहीं तोड़ता। मैंने फूफा जी से वादा किया था और मैं उस पर कायम हूँ। हाँ, मगर तुम अब मेरी बीवी हो तो थोड़ी बहुत नजदीकी तो चलती ही है। तो मेरे साथ मेरे रूम में ही रहोगी। उसको बेड पर पटकते हुए वो खुद उसके सीने पर खिसकता हुआ बोला। सरोशा की जान हवा होने लगी थी जब मोहिब के हाथों की शरारतें और बढ़ने लगी थी। मत करो मोहिब, वो पूरी बेबसी के साथ गिड़गिड़ाई तो मोहिब हंस पड़ा। ओके स्वीट हार्ट। वो सीधा लेटता हुआ उसका सिर अपने सीने पर रखता बोला। मोहिब, मुझे अलग रूम में ही रहना है। सरोशा ने सिर उठाते हुए कहा था। क्यों? मोहिब ने पूछा। वो जब जारा और सानिया आएंगे तो। सरोशा ने परेशानी से कहा था। तुम यहीं रहोगे सरोशा, मैं कुछ नहीं जानता, उनको हैंडल करना तुम्हारा काम है। मोहिब उसे जबरदस्ती खुद में भींचते हुए बोला। पर मैं
सरोशा कुछ और कहना चाह रही थी जब उसने उसे बीच में ही टोक दिया। हाँ, तुम अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, तुम्हारा एडमिशन करवाने जाना है। मोहित बंद आंखों के साथ ही यह कहता हुआ रिमोट से लाइट्स ऑफ कर गया। पूरे कमरे में गहरा अंधेरा छा गया था। सरोशा अंधेरे से डरती हुई और ज्यादा उसके सीने से चिपक गई। मोहिब ने बंद आंखों के साथ ही उसकी यह हरकत महसूस की और उसे प्यार से खुद में भींच लिया। अगले दिन वे दोनों नाश्ता करके सुबह सुबह ही यूनिवर्सिटी के लिए निकल आए थे, जहाँ उसका एडमिशन भी हो गया था। इसके बाद मोहिब ने उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई थी। उसने उसे नया टैब, मोबाइल और मैकबुक लेकर दी थी। तरह तरह के कपड़े और मेकअप का सामान भी सरोशा के मना करने के बावजूद भी उसने ले लिया था। सारा दिन घूमने के बाद थक कर वे शाम को घर लौटे थे। मोहित सारा सामान लिए अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उसकी एक जरूरी मीटिंग थी जिसे उसे अटेंड करना था। वहीं सरोशा रात के खाने का इंतजाम करने किचन में पहुंच गई थी। जब वो नीचे नहीं आए तो सरोशा दोनों का खाना लेकर उसके पास पहुंच गई थी। मोहिब ने मीटिंग अटेंड करने के साथ ही उसके हाथों से खाना भी खाया था। वो बार बार स्क्रीन ऑफ करके उसके चेहरे पर अपना स्पर्श छोड़ रहा था। वहीं सरोशा की हालत शर्म के मारे बुरी हो रही थी। मोहिब के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। अगले दिन मोहिब सुबह सुबह ही जारा और सानिया को एयरपोर्ट से लेने जा चुका था। उसके पीछे सरोशा ने उन सबके लिए नाश्ता तैयार किया और ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी चली गई। यह हिदायत भी उसे मोहिब ही दे गया था, जिस पर वो अमल कर रही थी, वरना सरोशा को ऐसे अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मोहिब के गुस्से से कहने पर वो मान गई थी। अरे सरोशा कहाँ है? सानिया ने हैरानी से चारों तरफ देखते हुए सारे घर का जायजा लेते हुए कहा। सरोशा यूनिवर्सिटी गई है, मोहिब ने बेपरवाही से जवाब दिया। कमाल है, घर में मेहमान आ रहे थे और वो मुंह उठाकर यूनिवर्सिटी चली गई। सानिया ने अपनी तरफ से मोहिब के सामने सरोशा की बुराई की थी। घर मेरा है और सरोशा भी यहाँ मेहमान ही है। मोहिब उसी तरफ देखते थोड़ा गुस्से से बोला, हाँ लेकिन फिर भी। सानिया ने कुछ और कहना चाहा था। एनीवे, वो रूम है तुम दोनों का, फ्रेश होकर नाश्ता कर लेना। सरोशा तुम दोनों के लिए नाश्ता बना कर गई है। मेरी मीटिंग है, मुझे जाना है। मोहिब ने उसकी बातचीत में ही काट कर उन्हें गंभीरता से जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जारा तो अपनी हंसी दबाते हुए कमरे की तरफ भागी थी। वहीं सानिया भी जलती भुनती उसके पीछे होली। सरोशा जब यूनिवर्सिटी से वापस आई तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई नहीं है। वो सीढ़ियां चढ़ती अपने और मोहिब के कमरे में आ गई। तभी उसका मोबाइल बज उठा। मोहिब का कॉल था, जिसका कहना था कि वे तीनों रात में तैयार रहे, वो उन्हें बाहर लेकर जाएगा। इसके बाद छेड़ने के लिए उसने बेबाक बातें की तो सरोशा ने शर्मिंदा होकर कॉल काट दिया। वो नीचे लाउंज में आई तो ठीक उसी वक्त वो दोनों भी अपने रूम से बाहर निकल आईं। भाई, सरोशा तो यहाँ कर बदल ही गई है। जारा ने उसकी बदलती हुई ड्रेसिंग देखते हुए कहा तो वो झेप गई। आप लोग क्या खाएंगी? सरोशा ने माहौल हल्का करने के लिए बात बदली। कुछ नहीं, सानिया ने मुंह बनाकर कहा। सरोशा भी एक लंबी सांस लेते हुए वहीं बैठ गई। वो मोहिब का कॉल आया था। वो कह रहे थे तैयार हो जाओ, वो हमें बाहर लेकर जाएंगे। सरोशा ने बताया तो सानिया ने आंखें फाड़कर उसे देखा। तुम उसे मोहिब क्यों कह रही हो? भाई कहो। और तुम्हें क्यों कॉल किया उसने? सानिया गुस्से से आग बबूला होकर उसे घूर कर बोली थी। सरोशा बुरी तरह घबराते हुए जवाब ढूंढने लगी। तभी ठीक उसी वक्त मोहिब ने लाउंज में कदम रखी। सरोशा, एक गिलास पानी। जी। सरोशा से तेजी से उठी और राहत की सांस लेती हुए वहां से किचन में चली गई। ये आपको भाई क्यों नहीं बोल रही मोहिब? सानिया ने गुस्से पर काबू न पाते हुए मोहिब से ही पूछ लिया। वो मुझे जो भी बोले ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम बताओ, तुम भाई क्यों नहीं बोलती? मोहिब ने पहले उसे ही सीधा करने का इरादा कर लिया। इतने में सरोशा पानी लेकर आई। मोहिब पानी का ग्लास उठाकर पीने लगा। मैंने तुम्हें कॉल किया था, सब लोग तैयार है ना? मोहिब ने ग्लास ट्रे में रखते हुए पूछा। जी, वो मैंने बता दिया था, सरोशा ने संजीदगी से जवाब दिया। आप जारा को भी तो कॉल कर सकते थे मोहिब। सानिया फिर से बाज नहीं आई। जारा के पास यहाँ की सिम है। मोहिब ने आंखें छोटी करते उसे देखा। वो समझ रहा था कि सानिया क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। थोड़ी देर बाद वे लोग साथ घूमने के लिए निकल चुके थे। जारा और सरोशा तो शौक से नजारे देख रही थी, जबकि सानिया जली भुनी बैठी थी। जारा सानिया के साथ आगे बढ़ी तो मोहिब उसको खींचता हुए खंबे के पीछे ले गया। मोहिब, क्या कर रहे हैं आप? सरोशा उसको अपनी गर्दन पर झुकते देख कर पीछे हटने की कोशिश करती हुई कांपती आवाज में बोली। प्यार कर रहा हूँ अपनी बीवी से। मोहिब ने उसके गाल पर स्पर्श छोड़ते हुए कहा। मोहिब, यहाँ सब हैं। उसकी नजर अपने होठों पर देखते हुए वो घबराते लहजे में बोले। डोंट वरी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोहिब बेपरवाही से कहता हुआ उस पर झुक गया था।
وہ پیچھے ہٹا تو سروشا تیزی سے باہر نکل کر وہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی، جب سامنے سے زارا اور ثانیہ واپس آتی نظر آئیں۔ وہ اپنے گالوں کی لالی کم کرنے کی کوشش کرتی ہوئی ان کی طرف بھاگی۔ کہاں تھی تم؟ ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے، ثانیہ نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ میں سروشا تو ہڑبڑا گئی تھی۔ ارے تم تینوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر نہیں جانا۔ محب آیا تو اس کی جان بچی۔ شہر گھوم کر وہ لوگ رات کے 1 بجے گھر پہنچے تھے۔ سروشا کا کمرے میں پہنچنا بھی مشکل ثابت ہوا تھا، کیونکہ زارا اور ثانیہ لاؤنج میں ہی بیٹھ چکی تھیں۔ وہ بھی مجبوراً ان کے پاس بیٹھی رہی۔ ان کے جاتے ہی وہ کمرے میں گئی تھی۔ وہاں جاتے ہی اسے محب نے دبوچ لیا۔ محب کی شرارتوں کو بڑی مشکل سے برداشت کرتی، جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی۔ ادھر ثانیہ نے بڑی مامی کو فوراً کال کیا تھا۔ اسے سروشا کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ تائی، مجھے وہ لڑکی ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ بس یہاں آ جاؤ اور محب سے میرے بارے میں بات کرو۔ ثانیہ نے اپنی آواز کو رونی کرتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم سب آتے ہیں۔ اب تم دونوں کی شادی کروا کر ہی واپس آئیں گے۔ سمرین بیگم نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ جلدی آ جاؤ آپ سب، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اس نے زارا کو انگوٹھا دکھایا اور کام ہو جانے کا اشارہ کیا تو زارا نے بھی وہی دہرایا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ سب لوگ وہاں پہنچ چکے تھے۔ سروشا تینوں مامیوں کی کڑی نگرانی کے گھیرے میں باری باری سب کو پانی کے گلاس تھما رہی تھی۔ ثانیہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ جیت لیا ہو۔ اب سب کو بس محب کا انتظار تھا، جس نے اپنی ضروری میٹنگ ہونے کی وجہ سے ڈرائیور کو انہیں لینے کے لیے بھیجا تھا۔ محب جیسے لاؤنج میں داخل ہوا تو سب لوگ ہی خوشی سے اس سے ملے تھے۔ اس کی شاندار پرسنالٹی کے آگے اچھوں کا رسوخ رعب نہیں چلتا تھا۔ سمرین بیگم نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ محب بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے۔ سمرین بیگم نے سیدھے سیدھے بات شروع کی تھی۔ ان کی بات پر محب نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہاں بیٹھے سب لوگوں میں خاموشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ ایک سروشا تھی جس کی نم آنکھیں لگاتار اسی پر ٹکی تھیں۔ ہم سب اسی سلسلے میں آئے ہیں کہ اب تمہارا نکاح کر کے ہی واپس جائیں گے، سمرین بیگم نے دوبارہ کہا تو محب سنجیدگی سے انہیں سننے لگا۔ وہ یقیناً اپنے شوہر کو بات بتائے بنا ہی یہاں آئی تھی، ورنہ وہ انہیں وہیں روک دیتے۔ صحیح ہے موم، میں تیار ہوں۔ محب نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ سمرین بیگم بھی مسکرائی۔ دیکھو بھائی، ثانیہ اپنے گھر کی بچی ہے تو نکاح کر کے یہیں تمہارے ساتھ رہ جائے گی۔ ویسے بھی سروشا یہاں ہے اور ایک جوان لڑکی کا یوں بنا کسی رشتے کے رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ سمرین بیگم نے سروشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ثانیہ کو دیکھا، جو ان کی بات پر شرمانے لگی تھی۔ وہیں سروشا کی آنکھوں کی نمی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ موم، میں شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے آپ میری خوشیوں میں شامل ضرور ہوں گی، محب نے سنجیدگی سے کہا تو سب لوگ ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں میرے بیٹے، میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تم جس سے چاہو گے میں اسی سے ہی تمہاری شادی کرواؤں گی، سمرین بیگم اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتی ہوئی بولی تو محب مسکرایا۔ وہیں ثانیہ اور آمنہ بیگم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ موم، میں سروشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ابھی ہم شادی کریں گے اور ودائی سروشا کی پڑھائی ہونے کے بعد کریں گے، محب نے کہا تو سب کی سننے کی شکتی وشواسہین ہو گئی۔ سمرین بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہیں باقی دونوں مامیوں نے کڑے تیور سے سروشا کو گھورا۔ موم، مجھے سروشا پسند ہے، میں اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، محب نے سروشا کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ کہا۔ بڑے ماموں نے فخر سے اس کو دیکھا تھا۔ اس نے سروشا پر کوئی بات نہیں آنے دی تھی۔ ہاں ہاں بیٹا، جیسا میرا بیٹا کہے گا، اگر سروشا تمہاری پسند ہے تو مجھے منظور ہے، سمرین بیگم نے بڑی مشکل سے کہا تھا۔ محب نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے پیار سے چومے تو سمرین بیگم مسکرائیں۔ تھوڑی دیر میں محب نے اپنے سیکریٹری سے کہہ کر مولوی صاحب کا انتظام کروا دیا تھا۔ وہیں محب کے کچھ دوست بھی آ گئے تھے۔ ایک بار پھر سے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح ہوتے ہی سمرین بیگم نے اس سے کھڑا کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر کس کیا تو سروشا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں جلاد نہیں ہوں، میرے بیٹے کی بیوی ہو تو تم مجھے بھی اس لحاظ سے بہت پیاری ہو، سمرین بیگم نے اس کی حیرانی بھانپتے ہوئے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ جلی بنی ثانیہ بھی وہیں کھڑی یا سب دیکھ رہی تھی۔ محب نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ لاک کیا۔ اسی وقت سروشا ڈرائنگ روم سے باہر نکل رہی تھی۔ محب، آپ یہاں؟ سروشا نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ جی میں یہاں، محب نے اس کے پاس جاتے ہوئے کہا۔ اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ لپیٹے اور اسے زور سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کوئی آ جائے گا، سروشا کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ کوئی نہیں آئے گا، محب نے باری باری اس کے دونوں گالوں پر لمس چھوڑا تھا۔ سروشا گھبراتی ہوئی اس کے دونوں کندھوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ محب اسے آرام سے اٹھائے بیڈ پر لے آیا۔ I just love you،
وہ کہتا وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس کے ہاتھ بے باکی سے اپنی شرارتیں کرنے لگے۔ سروشا نے اس کے پیچھے ہٹتے ہی نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں میرا چھونا پسند نہیں آیا؟ موہب نے حیرانی سے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے، سروشا نے نام اسے ہلایا تھا۔ پھر کیسی بات ہے؟ موہب اس کے گال پر انگوٹھا رگڑتے ہوئے بولا۔ وہ رخصتی سے پہلے یا سب سروشا شرم سے لال پڑتی ہوئی بات بیچ میں ہی چھوڑ گئی۔ موہب کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈونٹ وری جان، آئی نو مائی لیمٹس، موہب نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ تو سروشا شرماتی ہوئی اسی میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ آج دوسری بار نکاح ہوا ہے، لیکن گولڈن نائٹ دونوں ٹائم کی پینڈنگ ہے۔ وقت آنے دو، اچھے سے وصول لوں گا، موہب نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس کے کان میں کہا، جس نے اس کی سانسیں روک دی تھیں۔ سروشا اس کے پیچھے ہٹنے پر تیز سانس لیتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ موہب نے اس کے گرد اپنا گھیرا مضبوط کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سو گئی تو وہ اس کے کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ سب لوگ ایک ہفتے رک کر واپس جا چکے تھے۔ موہب اور سروشا یہیں تھے۔ موہب کا اسے تنگ کرنا لگاتار جاری تھا، لیکن وہ اس کی پڑھائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا تھا۔ اسے ہر طرح کے سوال جو اس کی سمجھ سے باہر ہوتے تھے وہ خود کرواتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ بعد میں اپنے مطلب کا معاوضہ الگ سے وصول کرتا تھا۔ سروشا کو بھی اس سے سچی محبت ہونے لگی تھی۔ 2 سال کیسے گزرے دونوں کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ سروشا کی پڑھائی پوری ہوئی تو موہب بھی اپنا بزنس وہاں سے وائنڈ اپ کرنے لگا تھا۔ آج وہ دونوں واپس انڈیا جا رہے تھے۔ سمرین بیگم کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بچے کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہیں اور ان کی شادی کی ساری رسمیں بھی یہاں ان کے گھر میں ہی ہوں گی، اس لیے وہ دونوں سروشا کی پڑھائی ختم ہوتے ہی واپس آ جائیں گے۔ موہب نے ان کی بات کا مان رکھا تھا۔ ان 2 سالوں میں ثانیہ اور تانیہ کی بھی شادی ہو گئی تھی، وہیں ردا اور زارا کی بھی سگائی کر دی گئی تھی، جبکہ اب سب لوگ گھر کے بڑے بیٹے کی شادی کے انتظار میں تھے۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر پہنچے سب لوگ ان کے انتظار میں تھے۔ مبشرہ بیگم کو دیکھتے ہی سروشا دوڑتی ہوئی اپنی ممی کے گلے لگی تھی۔ شاہ ہاؤس میں خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ سب لوگ آپس میں باتوں میں بزی تھے۔ وہیں موہب اور سروشا کی شادی کے دن بھی رکھ دیے گئے تھے۔ موہب کی اور اس کی مہندی الگ الگ ہوئی تھی، جس پر موہب جھنجھلایا سا گھومتا رہا تھا۔ اس نے سروشا سے اپنی تصویریں بھیجنے کو کہا تھا، جس نے صاف منع کر دیا تھا۔ آج بارات تھی، وہ دولہا بنا اپنی دلہن کے لیے شاہ ہاؤس واپس آ چکا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کے لیے اٹھا تو زارا دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ بھائی میرا گفٹ دیں، اس نے ہتھیلی پھیلائی تو موہب نے اپنا والیٹ اس کی ہتھیلی پر رکھا اور کمرے میں غائب ہو گیا۔ زارا ارے ارے کرتی رہ گئی کیونکہ والیٹ خالی تھا۔ اندر کا ماحول بے حد رومانٹک تھا۔ وہ اس کے بغل میں بیٹھتے ہوئے اس کا گھونگھٹ پیچھے ہٹا گیا۔ اس کو دلہن کے روپ میں دیکھتے ہی موہب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ سروشا، یو آر لوکنگ ڈیم گڈ، وہ دھیرے سے بولتا اس کے گلے میں پینڈنٹ ڈال گیا۔ اس کا دوپٹہ الگ کرتے ہوئے اس نے سروشا کی کانپتی پلکیں دیکھی تھیں۔ سروشا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ جمع ہو چکا تھا۔ موہب باری باری اس کی ساری جویلری اتارتا وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ سروشا دھک دھک کرتے دل کے ساتھ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ شرم کے سارے پردے گرانے لگا تھا۔ وہیں سروشا کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ موہب نے اسے اجازت مانگنے والی نظروں سے دیکھا تو سروشا نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے اس کی سینے اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ موہب نے اس کے اس طرح اجازت دینے پر ہلکا سا مسکراتا ہوا اس کے ماتھے پر کس کیا تھا۔ وہیں سروشا شرم سے لال ہو رہی تھی۔ موہب نے اس کو کس کر خود بھی بھینچ لیا تھا۔ چاند بھی ان کے اس خوبصورت ملن پر شرماتا ہوا بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل ضرور دبائیں تاکہ اگلا اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے۔ دھنیہ واد۔